हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ बायोलॉजी और इन्वायरमेंट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 पहले से ही अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सहारा डेजर्ट वॉज formed over a period of time due to one of the following uncontrolled activity of man। ये कह रहे हैं कि जो सहारा डेजर्ट बना, ठीक है, वो था इंसानों की अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी के कारण। तो उनमें से एक एक्टिविटी कौन सी थी जिसके कारण सहारा डेजर्ट फॉर्म हुआ? तो सबसे पहले है एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड ट्रीज। बी ऑप्शन है एक्सेसिव किलिंग ऑफ लार्ज हर्बीवोर्स। सी है एक्सेसिव किलिंग ऑफ लार्ज कार्निवर्स। डी है एक्सेसिव यूज ऑफ पॉइजनस केमिकल कॉल्ड हर्बिसाइड्स। तो एक बार बच्चों इसका फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। तो एक बार बस आप आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वेरी गुड बच्चों, फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एक्सेसिव किलिंग ऑफ लार्ज कार्निवर्स। कि लार्ज कार्निवर्स जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इनको मार देने के कारण इनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। इनकी संख्या कम हो गई तो हर्बीवर्स को खाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, प्लांट्स को, ग्रास को ज़्यादा अमाउंट में खाना स्टार्ट कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पे वो चीज़ें, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इसके कारण क्या बना? सहारा डेजर्ट बना। और सहारा डेजर्ट है बच्चों, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी विच देन फ्लोज थ्रू ए फूड चेन। व्हाट प्रोवाइड्स द एनर्जी, कि क्या, कौन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जो फूड चेन के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होती है? ग्लूकोज करता है, सनलाइट करता है, ऑक्सीजन करता है, या रेस्पिरेशन से होती है? तो फटाफट से एक बार आंसर दे दीजिए बच्चों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो फटाफट से एक बार आप इसका लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, टपका दीजिए बच्चों आंसर को, ठीक है। हाँ जी, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, शाबाश बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड यानी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो फूड चेन के थ्रू क्या होगी बच्चों? फ्लो करेगी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे, विच पोल्यूटेंट रिलीज्ड इनटू द एयर ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसने कहा कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जब यूज करते हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा कौन सा पोल्यूटेंट रिलीज होता है जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए क्या है? सहायक है भाई, ठीक है। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए, यानी ओजोन लेयर का जो होल है उसको बड़ा करने में क्या है? सहायक है, रिस्पॉन्सिबल है। तो फटाफट से एक बार इसका आंसर दे दीजिए बच्चों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बस एक बार फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओजोन लेयर है बच्चों, ठीक है। ओजोन लेयर में 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, जिसको हम लिखते हैं O3 से, ठीक है। किससे लिखते हैं?
O3 से। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। और इसके बाद क्या है कि ओजोन है वो एक गैस भी है, बट वो क्या है, पॉइजनस होती है नेचर में अगर उसको हम इनहेल कर लें तो। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है भी, ओजोन लेयर है कि वो 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, हमारी जो हाइट इसकी रहेगी 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ क्या होगी बच्चों, ओजोन लेयर O3 होगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर के ऊपर। ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है अर्थ के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट है, जो जीवन संभव है उसके लिए, क्योंकि ये क्या करती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको धरती पे पहुंचने से रोकती हैं बच्चों, अर्थ पे पहुंचने से रोकती हैं। और जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर है वो किसके कारण होता है, यूज ऑफ केमिकल्स जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC। ठीक है बच्चों, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है इतनी बातें क्लियर हो गई। Which of the following limits the number of tropic levels in a food chain? Which of the following limits the number of tropic level in a food chain? Food chain में जो ट्रोपिक लेवल्स है उन पे कौन लिमिट लगाता है इनमें से, फटाफट से आंसर दे दो भाई। Insufficient food supply from producer level, decrease in energy at higher tropic level, increase in the number of organism at higher tropic level, accumulation of हार्मफुल केमिकल्स एट हायर लेवल्स, ट्रोपिक लेवल्स। तो फटाफट से एक बार इसका राइट आंसर दे दीजिए बच्चों। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रोपिक लेवल। जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं बच्चों, एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती हैं। तो इसी के कारण ट्रोपिक जो लेवल्स हैं फूड चेन में उन पे क्या लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। What percent of sun energy falling on the leaves of green plants it utilized by the plants in the process of photosynthesis and stored as chemical energy of food? इन्होंने कहा कि सूर्य की रोशनी ग्रीन लीव्स पे, प्लांट्स के ग्रीन लीव्स पे पड़ती हैं, ठीक है, वो उसका कितना परसेंट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। तो एक बार फटाफट से बच्चों लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। फटाफट से जवाब दे दो भाई, बस आंसर टपकाते चलो भाई, आंसर देना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, इससे एक तो इन्वायरमेंट हेल्दी सा क्लास का इन्वायरमेंट बन जाता है भाई, और इसके साथ साथ क्या है बच्चों, इसके साथ साथ क्या है बच्चों कि जो आप लोगों के आंसर देने की जो फ्लो है वो भी बन जाता है, और आप लोगों का रिजल्ट है, आप लोगों की प्रिपरेशन है कितनी है वो भी आप लोगों को पता लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, 1%। क्या रहेगा, 1%। कि जो सनलाइट जो सन एनर्जी जो लीव्स पे पड़ती हैं उसका 1% प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और केमिकल एनर्जी ऑफ फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर इज मेनली ड्यू टू द एमिशन ऑफ, कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, ठीक है, ऊपर एटमोसफियर में, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है भाई, मेनली ड्यू टू द एमिशन ऑफ, किसके एमिशन के कारण, किस चीज़ को वहाँ एमिट हो रही है जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है भाई। फटाफट से आंसर दे दो, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाला बताना है कौन है, फटाफट से आंसर दे दो इसका। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, पहले बता चुका हूं, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भैया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे। इन एन इकोसिस्टम द 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसने कहा कि इकोसिस्टम में 10% एनर्जी रेडी है ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो वो किस फॉर्म में रहे,
रहेगी लाइट एनर्जी की फॉर्म में होगी, मैकेनिकल एनर्जी की, हीट एनर्जी की, या केमिकल एनर्जी की फॉर्म में रहेगी? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, बिल्कुल अच्छे से जवाब देते रहो, बस ऐसे ही, बस रिप्लाई करना थोड़ा सा ज़रूरी समझो यार, मेरा भी दिल लगा रहता है जब आप रिप्लाई करते हो तो, ठीक है, आपके जो मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, उनका इंतज़ार रहता है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, केमिकल एनर्जी, कि जो लाइट एनर्जी है या जो एनर्जी हम जो ट्रांसफ़र प्लांट्स ट्रांसफ़र करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? केमिकल्स की फॉर्म में करते हैं, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी है ट्रांसफ़र होती है बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, इसने कहा कि जो एनर्जी का फ्लो होगा इकोसिस्टम में वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, या यूनी डायरेक्शनल होगा, या बाई डायरेक्शनल होगा, या साइक्लिक होगा? तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, वेल डन, शाबाश बच्चों, शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई, वेल डन, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यूनी डायरेक्शनल। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यूनी डायरेक्शनल, कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है हमारे इकोसिस्टम में वो यूनी डायरेक्शनल रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी लॉस्ट होगी हीट की फॉर्म में वो क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड चेन के थ्रू, ठीक है, उसको प्लांट्स रीयूज नहीं कर सकते, प्लांट्स उसको रीयूज नहीं कर सकते। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ठीक है, वो दोबारा से रीयूज नहीं हो सकती। मतलब कहने का है भाई, देखो, प्रोड्यूसर से एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेते लेते लास्ट कार्निवर्स तक पहुंचेगी, ठीक है, तो वो एनर्जी कार्निवर्स तक पहुंच के ही रुक गई ना, तो वहां से अब क्या है, क्या कार्निवर्स एनर्जी को रिलीज करेंगे कि वो वापस प्रोड्यूसर यूज कर ले? ऐसा तो कभी नहीं होता, एनर्जी यहां ही जाके रुक जाएगी, इसलिए कहते हैं भी ये एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रावायलेट रेज रिजल्ट इन, कि जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो एक्सेसिव एक्सपोजर है ह्यूमंस के द्वारा, यानी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमंस इसको एमिट होने देते हैं, तो इसके कारण क्या होगा? ये डैमेज करेगा इम्यून सिस्टम को, डैमेज करेगा लंग्स को, पेप्टिक अल्सर हो जाएगी, या स्किन कैंसर हो जाएगा? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, शाबाश भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर मानेंगे हम सी को, यहां ना थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, 1 और 3 कर लेना, 1 और 3। तो इसने कहा 1 और 3, यानी ये क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करेगा और इससे पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रेज है उनके कारण इम्यून सिस्टम पे भी प्रभाव पड़ता है और पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, समझ आ गई मेरी बात? इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करेगा, और सॉरी, पेप्टिक अल्सर नहीं, 1 और 4 सही रहेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था भाई, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था बच्चों, कि जो स्किन कैंसर हो जाती है इससे, और क्या होता है, इम्यून सिस्टम को भी ये क्या कर देता है? डैमेज करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ओके होगा, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक भाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द मिनिमम एनर्जी, इनमें से कौन मिनिमम एनर्जी गेट करता है थ्रू द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में हर्बीवोर, प्रोड्यूसर, लार्ज कार्निवोर एंड कार्निवोर्स? तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, इसका आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लार्ज कार्निवोर। तो मैंने आपको ये बताया था
कि जो सबसे लास्ट लेवल पे होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी। प्रोड्यूसर्स के पास काफ़ी सारी एनर्जी होती है, उसके बाद हर्बीवर्स आते हैं, उसके बाद कार्निवर्स आते हैं, उसके बाद लार्ज कार्निवर्स आते हैं, लास्ट में लार्ज कार्निवर्स आते हैं बच्चों। तो लार्ज कार्निवर्स को एनर्जी का अमाउंट क्या मिलेगा? मिनिमम। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे एनर्जी घटती जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, ए फूड चेन कंप्राइज ऑफ कैट, seed eating, bird, plants and dog. The organism which will have the maximum concentration of harmful pesticides coming through the food chain is most likely to be. इसने क्या कहा कि जो सबसे ज़्यादा जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उनका इफेक्ट किस ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा? प्लांट पे पड़ेगा, डॉग पे पड़ेगा, कैट पे पड़ेगा, सीड ईटिंग बर्ड पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन। तो बच्चों फटाफट से एक बार लाइव चैट में बिल्कुल सही से अच्छा सा आंसर दे दो भाई, वेरी गुड भाई। तो बच्चों सबसे पहले ना इस क्वेश्चन के लिए आपको चेन बनानी पड़ेगी। प्लांट्स, सीड ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, उसके बाद सीड ईटिंग बर्ड्स को केट को कौन खाता है? डॉग। ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा भाई? यहाँ से हमें ये पता लगा भाई जो सबसे हायर लेवल पे होगा ट्रॉपिक लेवल में, उसके ऊपर केमिकल्स का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे हायर लेवल पे कौन आता है? डॉग आ रहा है। तो डॉग के ऊपर क्या है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। याद रख लेना, जो केमिकल्स होंगे, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होंगे, उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो सबसे लास्ट में फूड चेन में खाना खाएगा उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे। An aquatic food chain comprised of the organism like tadpoles, weeds, fish and water beetles. The organism which gets the minimum energy through this food chain. Minimum energy किस ऑर्गेनिज्म को मिलेगी? सबसे कम जो एनर्जी मिलेगी बच्चों वो किस ऑर्गेनिज्म को मिलेगी? एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई इसका। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश, शाबाश भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, फिश को, क्योंकि फिश सबसे लास्ट में होगी। फिश क्या रहेगी? सबसे लास्ट में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले वीड्स आएंगे, फिर टेडपोल्स आएंगे, फिर वाटर बीटल्स आएगी, और वाटर बीटल्स को कौन खाएंगे? फिश खाएगी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा? ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। मोस्ट ऑफ द वाटर सरफेस of a lake is covered with algae. This algae is part of the food chain which also includes small fish, bird, larva and big fish. Which of the following will obtain the maximum energy? Maximum energy किसको मिलेगी बच्चों? फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड बच्चों, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगी? अगर फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका आंसर एक बार फटाफट से लाइव चैट में दे दो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बर्ड्स। बर्ड्स को मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन द, सॉरी एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑब्टेन द मैक्सिमम एनर्जी? सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलेगी वो किसको मिलेगी? एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों वो रहेगा ऑप्शन सी, लार्वा। क्योंकि लार्वा क्या है? बर्ड से, यानी जो फर्स्ट स्टेज पे रहेगा वहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, क्योंकि लार्वा है, लार्वा को खाती है स्मॉल फिश को बिग फिश को बर्ड्स। ठीक है, समझ गए मेरी बात? इसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39।
If the energy available at the producer level in a food chain is 150 joule, how much energy will be transferred to tertiary consumer? टर्सरी कंज्यूमर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर बताता हूं बच्चों ये कैसे होता है, कौन सा इसमें रूल लगता है, उस लॉ को हम क्या कहते हैं। एक बार आंसर दे दो फटाफट से लाइव चैट। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर निकालना है हमें, वो हम निकालेंगे 10% लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 10% लॉ के अकॉर्डिंग। ये जो लॉ दिया था ये रेमंड लिंडमैन ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। तो इसमें इसने ये कहा था कि जो एनर्जी अवेलेबल होगी प्रत्येक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे वो 10% रहेगी प्रीवियस लेवल की, यानी पहले वाले लेवल की कितनी रहेगी? 10%। अब यहां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया टर्सरी लेवल, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर आएंगे। तो यहां एनर्जी 150 है, ठीक है। ये 10% यूज करेंगे भाई, ये कितनी यूज करेंगे? 10%। तो इसका 10% कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15 जूल। अब 15 जूल का जब हम 10% निकालेंगे कितना आएगा? 1.5 जूल। अब 1.5 जूल का 10% कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 0.15 जूल। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। बस 10% निकालना है प्रत्येक लेवल का, आंसर आप खुद दे दोगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। इफ द एनर्जी ट्रांसफर टू टर्सरी कंज्यूमर इन ए फूड चेन इज 10 जूल, कि टर्सरी कंज्यूमर को अगर 10 जूल एनर्जी मिल रही है तो हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू प्राइमरी कंज्यूमर? तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल थी भाई, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि जो टर्सरी वाले को 10 जूल एनर्जी मिल गई। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों, फटाफट से आंसर देते जाओ भाई, शाबाश। बिल्कुल अच्छे से, बस ऐसे ही आंसर देते जाओ मेरे साथियों। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो इसने जो बात आपको कही है वो ये कही है बच्चों कि 10 जूल किसको मिल रही है? टर्सरी को। पहले प्रोड्यूसर आएंगे आपके, ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर पे जो एनर्जी है वो है 10 जूल। कितनी है? 10 जूल है, ठीक है। तो यहाँ इस लेवल पे कितनी होगी भाई? यहाँ 10 जूल होगी, तो यहाँ 100 होगी, क्योंकि 100 का 10% 10 आता है। अब ये 100 कब आया? किसका 10% करें कि 100 आ जाए? आप कहोगे कि सर 1000 का कर लो। 1000 का अगर हम 10% करते हैं तो 100 आएगा। तो आंसर इसने पूछा है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पे कितनी एनर्जी होगी? 1000 जूल। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एडिशन टू व्हीट प्लांट्स ए क्रॉप फील्ड ecosystem has organisms such as snake, peacock, eagle and mice. If the wheat plants are sprayed with pesticides periodically, which of the following will have the minimum concentration of pesticides in the body? मिनिमम जो कंसंट्रेशन होगी पेस्टिसाइड्स की, सबसे जो कम अमाउंट होगा पेस्टिसाइड्स का, वो किसकी बॉडी में होगा? सबसे पहले इसने कहा स्नेक, पिकॉक, ईगल, माइस। तो माइस को सबसे पहले स्नेक खाएगा, स्नेक को पिकॉक, पिकॉक को ईगल। ऐसा ही है भाई, ठीक है। तो एक बार इसका राइट आंसर दे दो फटाफट से भाई, फिर करते हैं दूसरी बात डिस्कस। वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों। बस ऐसे ही आपसे मेरे को उम्मीद होती है जवाब की, बस ऐसे ही आप रिप्लाई करते रहा करो भाई, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग रिप्लाई करते रहा करो। आप रिप्लाई करते हो तो बड़ा अच्छा फील होता है मेरे को कि ये सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से जवाब देते जाया करो भाई। जवाब देने से आपके अंगूठे नहीं घिसते, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों कि जो सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन होगी वो किसकी बॉडी में होगी, क्योंकि हमें पता है ग्रास है, ग्रास को खाता है माइस। सबसे पहले ग्रास
ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्रास है, ग्रास को खाएगा माइस, ठीक है। उसके बाद माइस है, माइस को खाएगा स्नैक, ठीक है। स्नैक को खाएगा पिकॉक, पिकॉक को खाएगा एगल, बाज। तो यहाँ क्या है, इसने पूछा है सबसे मिनिमम, मिनिमम किस में होगा, माइस में। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। मैक्सिमम अमाउंट किस में जाएगा, ईगल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से बायोलॉजिकल जो वेस्ट आता है उसको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए। शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई, जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। फटाफट से जवाब दे दो बच्चों। शाबाश भाई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। बारी बारी मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप रिप्लाई करते रहो। जी बिल्कुल अच्छे से, बस ऐसे ही जवाब देते जाइए बच्चों। शाबाश जी शाबाश। हाँ, तो बायोलॉजिकल जो वेस्ट है बच्चों उसको कंट्रोल किया जाता है इंसिनरेशन मेथड से। इंसिनरेशन मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग टू एसिड, यानी सब्सटेंस को एक हाई टेम्परेचर पे जला के 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान पे जला के उसकी राख कर देनी, क्या कहलाता है, इंसिनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसिनरेशन, ठीक है। इस मेथड के थ्रू क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं बच्चों। एक तो इसके थ्रू जो डिस्ट्रॉय होती हैं वो क्या, कि जो हॉस्पिटल की जो चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट हैं वो, केमिकल वेस्ट हैं वो, और हाउस होल्ड वेस्ट हैं वो, इस मेथड के थ्रू क्या है, डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। और जो लैंडफिल मेथड है बच्चों, ये डिस्पोजल करते हैं लो लाइंग जो एरियाज हैं ग्राउंड में, ठीक है, वहां पे कवरिंग इट विद अर्थ इज कॉल्ड लैंडफिल, यानी धरती में गड्ढे खोद के यहाँ दबा दिए जाती हैं चीज़ें और उनको मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है। इस मेथड को डंप्ड मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और लैंडफिल मेथड भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या है, जो लेवल है अर्थ का वो अनइवन ग्राउंड में बदल जाता है भाई, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात भाई। और गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा होता है उसको डिस्पोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है भाई, ओके जी। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज unidirectional, the flow of material is unidirectional, the flow of material is cyclic, the flow of energy is cyclic। तो फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दे दो भी लाइव चैट में आंसर, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड थर्ड, कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो तो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और जो मटेरियल का फ्लो होगा वो साइक्लिक होगा, यानी दोबारा से वो क्या है, घूमता रहेगा। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे। द 10% लॉ इज एसोसिएटेड विद, 10% का जो लॉ है वो क्या बात हमें बताता है भाई, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स टू डिकम्पोज इन ए फूड चेन, transfer of ATP energy into muscular energy, transfer of chemical energy from one organism to another, transfer of sun energy to the organism called a producer। तो एक बार फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो 10% लॉ है ये हमें बताता है ट्रांसफर ऑफ केमिकल एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, वो बताता है प्रत्येक लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, प्रीवियस लेवल से 10%, प्रीवियस लेवल से 10%, यानी पहले लेवल पे अगर 100 जूल एनर्जी है तो दूसरे पे कितनी जाएगी, 10 जूल जाएगी, ठीक है।
उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द हार्मफुल केमिकल विच इज एक्यूमुलेटिंग इन ह्यूमन बींग्स थ्रू फूड चेन, कि उस हार्मफुल केमिकल का नाम बताइए जो ह्यूमन बींग्स में एंटर होता है फूड चेन के थ्रू। ठीक है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथीन। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी में फूड चेन के थ्रू एंटर होता है और काफी सारा नुकसान बॉडी को पहुंचाता है भाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे। O2 इज कन्वर्टेड इनटू O3 बाय द एक्शन ऑफ। O2 है भाई, ऑक्सीजन है, वो O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किसके एक्शन के थ्रू होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के, इंफ्रा रेडिएशन के, या कॉस्मिक रेडिएशन के, या गामा रेडिएशन के कारण होगा। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर लिख दीजिए बच्चों। शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जिन्होंने ये रिप्लाई किया वेरी गुड बच्चों, वेल डन। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 और आज का लास्ट क्वेश्चन। Which of the following cannot be added in a composting pit to prepare compost? इनमें से किसको हम कंपोस्टिंग पिट यानी खाद बनाने वाला जो गड्ढा है उसमें हम नहीं डाल सकते? फ्रूट वेजिटेबल पील्स, सनफ्लावर प्लांट्स, रेड वॉर्म्स, फ्लावर्स ऑफ प्लास्टिक। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। और आज की क्लास अगर अब अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर भी कर देना इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, फ्लावर ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के फूल उस गड्ढे में हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होंगे। फ्रूट वेजिटेबल पील्स डाल सकते हैं, सनफ्लावर प्लांट्स डाल सकते हैं, रेड वॉर्म्स भी उसमें डाल सकते हैं, बट ऑप्शन डी इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद भाई। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना, आपके स्कोर का और आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। और अगर आपको बच्चों पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे भाई हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,